एवरीवन, माय नेम इज़ विदुषी एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट कोर स्कीम्स डिस्कस करूँगी। सो कोर स्कीम में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट स्कीम आती है ग्रीन रेवोल्यूशन। सो जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारी कंट्री में श्रेय किसे जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे ये। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारा देश की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। इंडिया एक फूड डेफिशिएंट कंट्री बन चुका था, क्योंकि उससे पहले, आज़ादी से पहले भी हमारे देश में काफ़ी फेमाइन्स वगैरह आए थे। तो इसलिए एग्रीकल्चर को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी था, और इन्होंने एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को इंट्रोड्यूस किया और इंडिया को कैश क्रॉप से मूव किया, शिफ्ट किया किसकी ओर? फूड ग्रेन्स क्रॉप की ओर। और सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन किस स्टेट में आया? अगर हम कहीं पूछा जाए तो सबसे पहले पंजाब में आया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए वाटर रिसोर्स का सफिशेंट मात्रा में होना बहुत ज़रूरी था। तो पंजाब एक ऐसा रीजन है जहाँ पानी जो है भरपूर मात्रा में है, तो इसलिए एग्रीकल्चर में आया। देन यूपी, तमिलनाडु, ऐसी ऐसी स्टेट्स में आया जहाँ पे अच्छे से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिल सके। सो in the year 1965, the government of India launched the Green Revolution with the help of a geneticist known as father of Green Revolution, M.S. Swaminathan ji. The movement of Green Revolution was a great success and changed the country's status from a food deficient economy to one of the world's leading agriculture nation. The movement lasted from 1967 to 1978 and it was a great success. तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री का। अब जान लेते हैं करंट सिचुएशंस, करंट सिनेरियोज। सो ग्रीन रेवोल्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, और ये स्कीम जो है, इस स्कीम के अंडर 11 स्कीम्स को इंक्लूड किया जाता है। अगर किसी भी स्कीम के अंदर फर्दर स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए तो जो मेजर स्कीम होती है उसे कहा जाता है अम्ब्रेला स्कीम, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स होती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि उन्नति योजना इज एन अम्ब्रेला स्कीम। ठीक है, इज एन अम्ब्रेला स्कीम जो कि इम्प्लीमेंट कब हुई? सिंस 2016 टू 17 बाय क्लबिंग सेवरल स्कीम्स मिशन अंडर वन अम्ब्रेला स्कीम। सो अब तक इतना अमाउंट इस पे जो है 2020 तक सेंटर शेयर इतना कर चुका है। सो इसमें क्या है? अब इसमें 11 स्कीम्स क्या हैं? जैसे कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, देन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसके अंडर ही नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम भी आता है। देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, submission on agriculture extension, submission on seeds and planting material, submission on agriculture mechanization, submission on plant protection and plant quarantine, integrated scheme on agriculture census economic and statistics, integrated scheme on agriculture corporation, and integrated scheme on agriculture marketing, and national e-governance plan in agriculture. So इन सारी स्कीम्स की फर्दर डिटेल्स में जाने में यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको एमसीक्यू में यही पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी अम्ब्रेला स्कीम है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर आती है या कौन सी नहीं आती है, इसी तरह का सवाल आएगा। और वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है, सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग, तो किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है? इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, ई गवर्नेंस के ऊपर फोकस। तो नाम ही बता रहा है कि इसके अंडर किन किन सिनेरियोज पे, किन किन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। सो आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद ये सारे नाम जो हैं वो लर्न हो जाएंगे। देन वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? कि कैटल्स के ऊपर फोकस है, मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर फोकस है। सो वाइट रेवोल्यूशन या फिर राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, ये किसके अंडर आती है? एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर आती है। पहले इसका नाम सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग था। अब फिर बाद में कुछ सालों पहले ही, रिसेंट ईयर्स में ही, इसमें फिशरीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब ये भी एक अम्ब्रेला स्कीम है। अगर अम्ब्रेला स्कीम है तो इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स आएंगी।
जैसे कि नेशनल डेयरी प्लान एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप, असिस्टेंट टू कैटल इंस्टीट्यूट, इंडिजिनियस ब्रीड्स। तो ये ऐसी ब्रीड्स होती हैं जो एरिया स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। वो कैटल्स जो एरिया स्पेसिफिक होते हैं, जिनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रोडक्शन अच्छी होती है, क्योंकि अगर कोई एनिमल एक इन्वायरमेंट, एक क्लाइमेट कंडीशन में बड़े अच्छे से एडजस्ट होता है तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अच्छे से जो है ग्रोथ में डेवलप कर पाएगा, वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ जो है सस्टेन कर पाएगा इन्वायरमेंट में। सो देन उसके बाद आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, जैसे कि बोवाइन एनिमल्स जैसे काऊ, बफेलोज वगैरह। देन दिल्ली मिल्क स्कीम, स्पोर्टिंग स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन एंड लाइव स्टॉक सेंसस, इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो ये कुछ सब स्कीम्स आती हैं पशुधन विकास योजना के अंदर। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब इस मिशन के अंदर फोकस किया जाएगा किस पे? डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड्स इन ए फोकस्ड एंड साइंटिफिक मैनर। सो साइंटिफिक मैनर पे ब्रीडिंग पे कैसे काम करना है उस पे फोकस किया जाएगा, और इसमें कैटल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे जिन्हें गोकुल ग्राम्स कहा जाएगा, ठीक है। देन आता है ब्लू रेवोल्यूशन। सो ब्लू रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? फिश से जुड़ा हुआ है। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, the blue revolution with its multi-dimensional activities focus mainly on increasing the fisheries production productivity from aquaculture and fisheries resources both inland and marine. So ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज के अंडर आता है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फिश प्रोडक्शन में जो है फिश प्रोडक्शन के लिए स्कीम को लाया गया है। टू इंक्रीज द ओवरऑल फिश प्रोडक्शन इन ए रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल मैनर फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, to modernize the fishes with special focus on new technologies, to ensure the food and nutritional security, and to generate the employment and export earnings. फिर एक इम्पॉर्टेंट स्कीम आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई का मतलब आप जानते ही हैं कि क्या है, इरिगेशन से रिलेटेड जो है ये स्कीम है। सो ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज के अंडर ही आता है। तो इस स्कीम के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं? टू अडॉप्ट एंड एनकरेज यूज ऑफ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो क्या एनकरेज करना? ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को। देन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल वाटर सोर्सेज। सो ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के अंडर। देन इस स्कीम का जो मिशन है वो क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद द मिशन ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप, द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज allocated more funds to प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सो दैट मोर एरिया कैन बी कवर्ड अंडर इरिगेशन। सो ये तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि 2018 के बजट में इस मिशन पे एक टैगलाइन आई थी कि अंडर दिस मिशन हर खेत को पानी, एक कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम्स। तो एक टैगलाइन आई थी, एक कंपोनेंट इंक्लूड किया गया था कि हर खेत को पानी, ठीक है। देन आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसमें जो है रोड्स के ऊपर फोकस किया जाएगा कि रोड डेवलपमेंट होनी चाहिए रूरल एरियाज में। सो प्रोवाइड द कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस एज पार्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी। The spirit and the objective of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is to provide good all-weather road connectivity to the eligible unconnected habitations. तो जहाँ पे सड़क नहीं पहुँच रही और वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ तक भी सड़क को पहुँचाना इस योजना का मकसद है।
दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000। तो 2000 में इन्हें जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस स्कीम को लाया था। अब उसके बाद जे.एंड.के में अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए कि जे.एंड.के में एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक पार्क बन रहा है उसके बारे में मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। द फर्स्ट हाई टेक स्पाइस पार्क इज़ रेडी फॉर सेफ्रॉन ग्रोअर्स ऑफ जम्मू कश्मीर। सो हाई टेक स्पाइस पार्क बन रहा है, सेफ्रॉन पे फोकस है और पर्पस जैसे कि हम जानते हैं कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी जो सेफ्रॉन है वो मिलता है। सो यहाँ पे एक हाई टेक स्पाइस पार्क जो है वो बनाया गया है। और ये कहाँ बनाया गया है? द पर्पस ऑफ दिस पार्क बिल्ट इन पंपोर सेफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर। तो पंपोर को क्या कहा जाता है? सेफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर। तो ये कहाँ पे आता है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। इज़ टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ सेफ्रॉन प्रोडक्शन। और इसे ही यूटी का स्टेटस मिलने के बाद आफ्टर गेटिंग द यूटी स्टेटस कश्मीर सेफ्रॉन गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जीआई टैग भी जो है हमारे सेफ्रॉन को मिला है। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कोर स्कीम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।